जय हिंद दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल गोयल इंस्टीट्यूट। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़ी हुई सभी नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ हम नेवी एयरफोर्स कोस्ट गार्ड की तैयारी भी कराते हैं। हम नेवी एयरफोर्स कोस्ट गार्ड के लिए टॉप 200 फिजिक्स MCQ की सीरीज ला रहे हैं, जो कि पार्ट 3 है। यदि आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई द नीडल ऑफ आयरन स्विम्स ऑन वाटर सरफेस व्हेन इट इज केप्ट जेंटली। पानी की सतह पर हल्के रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती रहती है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है, इट विल रिमेन अंडर द वाटर व्हेन इट विल डिस्प्लेस मोर वाटर देन इट्स वेट। जब वह पानी के भीतर रहेगा तो वह अपने वजन से अधिक पानी का विस्थापन करेगा। ऑप्शन नंबर बी, द डेंसिटी ऑफ नीडल इज द लेस देन दैट ऑफ वाटर। सुई की सघनता पानी की सघनता से कम होती है। ऑप्शन नंबर सी, ड्यू टू द सरफेस टेंशन। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज द ड्यू टू सरफेस टेंशन। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ ए स्टार इज 2 टाइम्स द मास ऑफ द सन। तारे की सनहति सूर्य की सनहति से दोगुना है, वह अंततः। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है न्यूट्रॉन स्टार। हुआ न्यूट्रॉन स्टार हो जाएगा बाद में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ रॉकेट टू बी लॉन्च्ड इनटू स्पेस। रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, एस्केप वेलोसिटी वह वेलोसिटी है जिससे यदि किसी पार्टिकल को पृथ्वी से फेंका जाए तो वह पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर सके। तो इस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। एस्केप वेलोसिटी, और पृथ्वी के लिए एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो फ्रेंड, हमारा करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 11 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी। ए बोट विल सबमर्ज व्हेन इट डिस्प्लेज वाटर इक्वल टू इट्स ओन। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है। तो फ्रेंड्स, जब नाव अपने भार के बराबर पानी हटाएगी तो वह डूब जाएगी। तो फ्रेंड, इसको समझते हैं। हम जानते हैं कि जब कोई भी नाव या पार्टिकल पानी में तब तैरती जब उसके द्वारा हटाया गया पानी का भार उसके भार से ज़्यादा हो। तो फ्रेंड्स, जब इसका भार ज़्यादा होगा तो ये पानी में तैरेगी। यदि इसके द्वारा हटाया गया भार इस अवस्था में तैरेगी। यदि फ्रेंड्स इसके द्वारा हटाया गया भार पानी के भार के बराबर है तो यह पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई तैरेगी। यदि इसके द्वारा हटाया गया भार पानी के भार इसके द्वारा हटाया गया पानी का भार इसके भार से कम है तो ये पानी के अंदर डूब जाएगी। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है भार के बराबर, तब पानी के अंदर डूबी हुई तैरेगी। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट प्रिंसिपल्स लॉ एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है। तो फ्रेंड्स, पास्कल हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल्स के नियम का पालन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम समझते हैं। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, जब किसी द्रव में बहुत सारा पिस्टन लगा दिया जाता है और इसमें द्रव भरा है, तो पास्कल के नियम के अनुसार जब हम किसी एक पिस्टन को दबाएंगे, जितनी एक पिस्टन पे फोर्स लगाएंगे उससे कहीं ज़्यादा फोर्स बाकी शेष पिस्टनों पे लगेगा। इस प्रकार हम थोड़े से फोर्स लगाकर बहुत ज़्यादा फोर्स प्राप्त कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स समझते हैं, हम यहाँ थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे और यहाँ प्राप्त होने वाला फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, जिससे कि हम वाहनों को ब्रेक के द्वारा रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा फोर्स से बहुत अधिक फोर्स मिलता है जिससे कि वाहनों को रोका जा सकता है। इसी सिद्धांत से
या हाइड्रोलिक ब्रेक काम करते हैं, तो ये पास्कल का नियम है। फ्रेंड करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज वैलिडेट्स द स्टेटमेंट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना सृजन किया जा सकता है ना विनाश। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड, thus the correct answer is law of conservation of mass। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सडन फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट। वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत है। तो फ्रेंड्स जब वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन होगा तो वो तूफान, इस तूफान को इंक्रीज करता है, और जब इंक्रीजमेंट होगा तो ये बारिश को इंक्रीज करता है, वर्षा को इंक्रीज बताता है, इंडिकेट करता है। तो फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। तो फ्रेंड हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जब वायुमंडलीय दाब में फॉल होगा तो मौसम ऊपर उठेगा, मतलब तूफान आएगा, और जब ऊपर जाएगा इंक्रीज अप होगा तो मौसम नीचे आएगा, मतलब बारिश होगी। तो फ्रेंड्स इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु डिफाइंस द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी। फ्रेंड इट इज़ ए वेरी इजी क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए न्यूटन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड कमर्शियली फ्रॉम कोयल इज कॉल्ड। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं। तो फ्रेंड्स कोयले का उपयोग कॉरपोरेशन कंपनियों में किया जाता है। कोयले का अधिकतम उपयोग थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने में होता है, अतः कोयले का उपयोग ताप ऊर्जा में होता है अधिकतर। फ्रेंड करेक्ट आंसर इज सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन ए बॉडी इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू मून। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चाँद पर ले जाए तो फ्रेंड्स पृथ्वी चाँद चंद्रमा। तो फ्रेंड पृथ्वी के लिए एक्सेलरेशन जी होता है, और चंद्रमा का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1/6 टाइम्स ऑफ जी। तो फ्रेंड्स चंद्रमा पे ग्रेविटेशन पृथ्वी के ग्रेविटेशन का 1/6 टाइम होता है। तो फ्रेंड्स जब हम सब जानते हैं कि मास कभी भी चेंज नहीं होता, मास हमेशा किसी पार्टिकल का मास वही रहता है, लेकिन भार mg होता है, mg। तो फ्रेंड्स किसी वस्तु का मास यम पृथ्वी पे तो उसका भार mg होगा, और उसी वस्तु का भार चंद्रमा पे mg/6 होगा। तो फ्रेंड्स इससे हमें पता चलता है कि द्रव्यमान वही रहेगा, मास चेंज हो जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा और मास चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर इज भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। करेक्ट आंसर इज आंसर बी। फ्रेंड बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए डायनेमो इज ए डिवाइस विच। डायनेमो एक यंत्र है जो क्रिएट्स मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है, क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा पैदा करता है, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, डी कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो फ्रेंड्स इसको हम याद करेंगे डायनेमो। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो फ्रेंड्स इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो फ्रेंड बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ इज। पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर इज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, पार्थिव दूरदर्शक। फ्रेंड बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू स्टोन्स ऑफ डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो
पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया। तो फ्रेंड ऑप्शन है स्मॉलर स्टोन रीचेज द ग्राउंड अर्लियर, छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है। लार्जर स्टोन रीचेज द ग्राउंड अर्लियर, बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है। बोथ द स्टोन्स रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। डी डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन ऑफ स्टोन, पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। तो फ्रेंड इसको समझने के लिए हमको एक फार्मूला याद करना होगा, एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। जब किसी पत्थर को ऊपर से गिराया जाता है तो उसके द्वारा एक्वायर ऊंचाई एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। फ्रेंड इसको हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन से प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ प्रारंभिक वेग u का मान 0 रख देंगे तो हमको ए फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड इसमें हम एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो फ्रेंड इसमें एच ऊंचाई दोनों पत्थरों के लिए ऊंचाई समान है और ग्रेविटेशन जी पृथ्वी के लिए समान होता है। तो इसके द्वारा टी गिरने में लगा समय दोनों के लिए समान होगा। तो फ्रेंड इसमें एच और जी दोनों कांस्टेंट है, इसीलिए टी गिरने में लगा समय ऑलवेज कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है कि दोनों पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचते हैं। बोथ स्टोन्स रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन ए शिप इंटर्स द सी फ्रॉम ए रिवर, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो इट राइजेज ए लिटिल, वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। इट सिंक्स ए लिटिल, वह थोड़ा सा नीचे चला जाता है। इट रिमेन्स द सेम लेवल, वह उसी स्तर पर रहता है। इट राइजेज द और सिंक्स डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल इट इज मेड ऑफ, वह जिस द्रव्य से बना है उसके आधार पर ऊपर उठता है या नीचे उठता है। तो फ्रेंड जब कोई जहाज नदी या समुद्र में जाता है तो उस पे लगने वाला बल U इक्वल टू वी डी जी होता है। तो V आयतन, D डेंसिटी ऑफ डेट लिक्विड, जी इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं समुद्र का पानी नदी की अपेक्षा खारा होता है, जिसके कारण उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड डेंसिटी जब बढ़ जाएगी तो उस पे समुद्र द्वारा लगने वाला फोर्स नदी के द्वारा लगने वाले फोर्स से ज़्यादा होगा, जिससे कि आप सब देख पाएंगे कि नदी में जब बोट चलेगी तो उस पर लगने वाला फोर्स समुद्र में जब बोट चलेगी तो समुद्र द्वारा लगने वाला फोर्स बोट पे समुद्र द्वारा लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा अपेक्षाकृत नदी पे। इस कारण जहाज समुद्र में प्रवेश करने पर थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है इट राइजेज ए लिटिल, वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि फ्रेंड उस पर लगने वाला फोर्स समुद्र में ज़्यादा होगा अपेक्षाकृत नदी में, इस कारण वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, इट राइजेज ए लिटिल, वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। फ्रेंड बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज, तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। तो फ्रेंड्स जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर इज 24 घंटे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पीस ऑफ पेपर एंड ए क्रिकेट बॉल आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डू बोथ रीच द सरफेस साइमल्टेनियसली। एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराए गए हैं, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में दोनों एक साथ पहुंचेंगे। फ्रेंड्स देखते हैं, एक कागज का टुकड़ा एक बॉल जब एक साथ गिराए जाते हैं तो इस पे लगने वाला ग्रेविटेशन तो समान है, पर कागज हल्का होने के कारण इस पे लगने वाला वायु के द्वारा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसके कारण कागज बहुत
ज़्यादा समय लेगा गिरने में तुलना में क्रिकेट बॉल के। अतः एक साथ गिरने के लिए माध्यम जो होना चाहिए वह निर्वात होना चाहिए। जब वैक्यूम मीडियम होगा तो उसमें वैक्यूम मीडियम में रेजिस्टेंस, एयर का रेजिस्टेंस नहीं होगा, जिससे कि पेपर और बॉल दोनों एक साथ गिरेंगे। द करेक्ट आंसर इज सी, डी इज द करेक्ट आंसर। दे मस्ट बी ड्रॉप्ड इन वैक्यूम, उन्हें निर्वात में गिराया जाए। जब उन्हें निर्वात में गिराया जाएगा तो एयर के द्वारा लगने वाला रेजिस्टेंस फोर्स नहीं होगा, जिससे कि दोनों एक साथ जमीन पर गिरेंगे। तो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पीस ऑफ वुड इज हेल्ड अंडर वाटर, द अप थ्रस्ट ऑन इट विल बी। एक लकड़ी पानी में पानी में ऐसा रखा, मतलब पानी में पकड़ के रखा गया है, तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल, तो फ्रेंड्स इक्वल टू द वेट ऑफ वुड, लकड़ी के भार के बराबर। लेस देन वेट ऑफ वुड, लकड़ी के भार से कम। मोर देन वेट ऑफ वुड, लकड़ी के भार से अधिक। 0। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है लकड़ी के भार से कम। फ्रेंड्स अगर अपथ्रस्ट फोर्स लकड़ी के भार से ज़्यादा होगा तो लकड़ी ऊपर सतह पे आ जाएगी, जो कि इसमें दिया गया है कि लकड़ी को नीचे पकड़ा गया है, तो लगने वाला अपथ्रस्ट फोर्स लेस देन द वेट ऑफ वुड। मतलब लकड़ी जब नीचे है, इसका मतलब कि लकड़ी का भार उसके उत्प्लावन बल से ज़्यादा है। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, लेस देन द वेट ऑफ वुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ जैकेट। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर इज इट इंक्रीज द वैक्यूम ऑफ पर्सन टू कीप हिम एफ्लोट। यह व्यक्ति को उतरता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देता है। फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। द सरफेस टेंशन ऑफ ए वाटर ऑन एडिंग डिटर्जेंट टू इट। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर, तो पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। फ्रेंड्स जब पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है तो यह कपड़ों से गंदगी निकालने में सहायक होती है। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टू रॉड्स, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ स्टील, एक्सपीरियंस द सेम ऑफ थ्रस्ट व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, दस बोथ है। एक तांबे की छड़ है और दूसरी इस्पात की, दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उत्प्रेक्ष होता है, इस प्रकार दोनों का। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं अपथ्रस्ट फोर्स U इजकल टू VDG। तो फ्रेंड्स इसमें वेयर D इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, V इज द वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। तो फ्रेंड्स तो इसमें ऑप्शन दिया है इक्वल वॉल्यूम आयतन समान है, इक्वल वेट भार समान है, इक्वल डेंसिटी घनत्व समान है, इक्वल मास द्रव्यमान समान है। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, इक्वल वॉल्यूम। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट आंसर इक्वल वॉल्यूम, जब उनका इक्वल वॉल्यूम भी इक्वल होगा तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल बराबर होगा, क्योंकि डेंसिटी जब दोनों पानी में डाले जाते हैं तो पानी का डेंसिटी दोनों के लिए समान होगा, अतः डेंसिटी समान होगा। जी ग्रेविटेशनल फिक्स रहता है, तो U को बराबर रखने के लिए V का मान बराबर होना चाहिए, अतः इक्वल वॉल्यूम। यदि उन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल एक समान होंगे। तो फ्रेंड इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन में दिया गया है इक्वल डेंसिटी। फ्रेंड्स इसमें फार्मूले में डेंसिटी शब्द उस लिक्विड के लिए आ रहा है, ना कि उस मटेरियल के लिए आ रहा है जो कि वाटर में मिलाया जा रहा है, वाटर में तैर रहा है, डाला जा रहा है। तो फ्रेंड इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इक्वल वॉल्यूम। फ्रेंड्स हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब